लाल सलाम। लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि लंबे समय से हम हमारे समय के संकटों, चिंताओं और मुख्य मुद्दों पे बात करते आए हैं, और खासतौर पर फांसीवाद और दक्षिणपंथी ताकतों के गहराते संकट को लेकर हमने कई कई बार कई कई कोणों से बात की है। आज भी फिर इसी तरह के विषय पे हम बातचीत करने जा रहे हैं। हम सब ने देखा कि पिछले 10 साल में जिस तरह से भारत सहित दुनिया के कई देशों में फांसीवादी दक्षिणपंथी ताकतों का जो आतंक और संकट गहराता जा रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की आजादी पे, सामाजिक न्याय पे लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन इनका प्रतिरोध भी किया जा रहा है। लोकतांत्रिक मूल्यों पे अगर हमला होता है तो उस क्षेत्र की लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, वामपंथी ताकतों ने इसका प्रतिरोध ही किया है। तो लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए यह एकजुटता क्या है और इस एकजुटता का क्या महत्व है, इस संबंध में बात करने के लिए फिर एक बार हमारे साथ समाजवादी चिंतक, प्रख्यात संस्कृति कर्मी, लेखक, पत्रकार डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी हमारे साथ हैं। तो डॉक्टर तिवारी जी, आपका स्वागत है, आपको लाल सलाम जी। तो जैसा कि मैंने तिवारी जी कहा कि अगर लोकतांत्रिक मूल्यों पे हमले हो रहे हैं तो इस लोकतांत्रिक मूल्यों पे हमले का विरोध प्रतिरोध भी किया जा रहा है। हमारे देश की और दुनिया के कई कई क्षेत्रों की लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, वामपंथी ताकतों ने इन हमलों का प्रतिरोध किया है और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए अपनी एकजुटता को व्यक्त किया है। तो ये एकजुटता क्या है, इसका महत्व क्या है और किस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों पे भारत और दुनिया के दूसरे देशों में हमले किए जा रहे हैं, खासतौर पर भारत में नरेंद्र मोदी और अमेरिका में ट्रंप। मैं चाहूंगा इसका जो वैश्विक परिदृश्य है, आपसे बात की जाए। आपका इन सारे मुद्दों पे विस्तार से बात करने के लिए स्वागत है जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, दुनिया में हम सारे लोग परिचित हैं किस जी। तरीके से मानव सभ्यता का विकास हुआ, जी। किस तरीके से उसको व्यवस्थित करने के लिए शासन व्यवस्था बनी, जी। और फिर उसके बाद एक हम तो कहें कि महापुरुष आता है जो उस जी। समय के भी सिद्धांत तो सब प्रचलित रहते हैं, सब सामने दिखाई जी। पड़ता है। सेब रोज गिरता है, लेकिन न्यूटन ही देखा तो उसमें से एक नियम उसने खोज दिया। तो उसी तरीके से कार्ल मार्क्स ने एक सिद्धांत दिया और खास करके एक पुस्तिका उन्होंने दी, कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र। उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा, जब जिस तरीके विश्लेषण किया, वैज्ञानिक विश्लेषण किया, दुनिया का विश्लेषण किया, मानव जात का विश्लेषण किया, मानव सभ्यता का विश्लेषण किया, और फिर उन्होंने कहा कि इस हिसाब से जो अंतिम व्यवस्था होगी, बढ़िया व्यवस्था होगी कि सब लोग सुखी चैन से एक दूसरे का सब सम्मान करेंगे, एक दूसरे के सब विकास में भागीदार होंगे। अगर भागीदार न भी हो तो कम से कम टांग उसकी नहीं खींचेंगे, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, कोई किसी का उत्पीड़न नहीं करेगा। और उसको लेकर के उन्होंने भी अपने समय में वो पूरा आंदोलन करते रहे। और फिर उस समय ये जो है, ये जो पोगापंथी लोग हैं, दक्षिणपंथी लोग हैं, पूंजीवादी ताकतें हैं, सांप्रदायिक ताकतें हैं, नफरत को ये प्रधानता देने वाली ताकतें, उन्होंने कहा ये सब यूटोपिया है, ऐसे कैसे होगा? मजदूर नहीं शासन करेगा? शासन करने के लिए तो वो एक जीन्स विशेष है जो पैदा हुई है इस धरती पर, और वही पूरे धरती पर शासन करेगी। लेकिन ठीक है, फिर उसके बाद लेनिन ने एक प्रयोग किया, फिर हुआ, फिर प्रयोग किया, और 17 में उन्होंने स्थापित कर दिया। और फिर वहां से एक धारा फूटी, समाजवाद की धारा फूटी, जनतंत्र की धारा फूटी, लोकतंत्र की धारा फूटी, और वो आकर के अब हम आ जाते हैं सीधे हिंदुस्तान में। भारत में वो निश्चित रूप से बहुत विधिवत तरीके से पुष्पित पल्लवित हुई, और भारत ने भी उस समाजवाद की जिस धारा को दिया वो आज की तारीख में अनुकरणीय है और दुनिया के पैमाने पर अनुकरणीय है, क्योंकि भारत ने उस समाजवादी ढांचे को भी, उस क्रांतिकारी ढांचे को भी एक नए तरीके का जनतांत्रिक स्वरूप दिया, जहां मानव अधिकार था, जहां मानव का अस्तित्व था, जहां हर एक आदमी का अस्तित्व था, उसको लेकर के भारत में। और फिर यहाँ पर स्वाधीनता आंदोलन में तो उसको लेकर के सारे लोगों ने लड़ाई लड़ा, और खास करके वह जो बिंदु आता है 1947 का, जब हम स्वाधीन हुए, और स्वाधीन होने के बाद फिर वो उसके पहले से भी था कि अगर हम स्वाधीन हो जाएंगे तो आखिर वो हमारी कौन सी विधा होगी जिससे हम अपने आप को संचालित करेंगे, शासन करेंगे। तो
वो हमारी एक संविधान सभा बनी और उसका चेयर किया उसको अम्बेडकर साहब ने। उसमें सारे लोग थे, देश भर के सारे चुनिंदा लोग थे, सारे विद्वान लोग थे, सारे क्रांतिकारी लोग थे, सारे आंदोलनकारी लोग थे, जिन्होंने देश के लिए कुछ दिया था, जिन्होंने देश से कुछ लिया नहीं था, देश के लिए दिया था। फिर उन्होंने एक बेहतरीन तरीके का, दुनिया का बेहतरीन संविधान उन्होंने दिया, भारत का संविधान। और उसकी मूल जो भावना है वो है धर्मनिरपेक्षता और समता, समाजवाद, ये उसकी मूल भावना है। और फिर ये हुआ कि ठीक है, समय समय पर इसमें परिवर्तन तो हो सकता है, लेकिन मूल भावना को हम नहीं छेड़ेंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज स्थिति बिल्कुल थोड़ी सी उलट गई है। आज फिर कुछ ऐसी ताकतें आ गई हैं जो कि जनतंत्र को नहीं मानती, समानता को नहीं मानती, आदमी को भी नहीं मानती, मानव के व्यक्तिगत हैसियत को नहीं मानती। उनके यहाँ तो यह है कि बस जो वो कह दिए वही पर्याप्त है, आपको कुछ बोलने का अधिकार नहीं है, आप तो सुनिए सुनिए सुनिए। फल ये हुआ है कि इस बीच अगर हम खास करके देखें और नहीं, ये धारा तो दुनिया के पैमाने पर अपना चल रही है। तो पाश्चात्य देशों की तो बात और है, वहां पर तो अपना समाजवाद को किस तरीके से तोड़ा जा सकता है, किस तरीके से, वहां तो समाजवाद एक तरीके से गाली हो जाता है। और सोवियत यूनियन में जिस तरीके की समाजवादी व्यवस्था का उन्होंने वहां स्थापना की, पूरी दुनिया भर के लोग उसको लग गए कि कैसे इसको तोड़ा जाए, कैसे इसको टुकड़ों टुकड़ों किया जाए। और फल यही हुआ कि उस पर चौतरफा इतना हमले हुए कि वो, और फिर उसके बाद एक तरीके से मिटने। लेकिन एक चीज ये भी है कि मार्क्स ने भी खुद कहा था और हम सब लोग महसूस करते हैं कि धरती पर जब तक शोषण, दमन, उत्पीड़न रहेगा, जब तक साम्यवाद का की स्थापना नहीं हो जाएगी, तब तक ये साम्यवादी धारा मर नहीं सकती। ये तो वह सृष्टि बीज है जो नाश हो ही नहीं सकता है। ये सृष्टि बीज का वो नाश नहीं हो सकता। फल ये है कि आज की तारीख में इन झंझा बातों से जूझने के बावजूद भी अमेरिका जैसे देश में पहली बार, हम तो कहेंगे कि इसके पहले भी वहां पर डेमोक्रेटिक पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी है, तमाम पार्टियां हैं, लेकिन पहली बार कोई आदमी समाजवाद का नाम लेकर के, नेहरू के समाजवाद का नाम लेकर के, और इस तमाम वैश्विक स्तर पर दलित पीड़न को लेकर के खड़ा होता है और बम्पर मेजॉरिटी से, ठीक है एक प्रांत विशेष से एक पालिका का मेयर बना है, लेकिन उस मेयर का मतलब होता है उसने वहां पर, और फिर उसके बाद वर्जीनिया में हुआ और फिर दुनिया के तमाम देशों में हुआ, और भारत में भी समाजवाद पुष्पित पल्लवित हो रहा है। लेकिन इसको व्यथित करने के लिए, इसको ध्वंस करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए जिस स्तर तक प्रयास किया जा सकता है, अभी आज ही जैसे देखिए अभी क्या हुआ है, अभी कल दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है। ये ब्लास्ट क्या हुआ है, क्यों हुआ है, जाहिर सी बात है दिमाग पर उसको जोर डालना पड़ेगा। जब जब चुनाव आता है, माने इनका एक एन केन प्रकारेण देश की जनता की भावनाओं को भड़का करके ध्रुवीकरण कराइए और ध्रुवीकरण में नफरत का बाजार गर्म कीजिए और फिर उसके बाद अपने पसंद की चीज को आप वहां से खींच लीजिए। इसके पहले पहलगाम हुआ, इसके पहले पुलवामा हुआ, आप सब उठा करके देखिए, एक एक उठा करके देखिए किस तरीके से साजिश करते हैं ये सारे लोग। और हम तो ये कहेंगे कि कल जो दिल्ली हुआ है, दिल्ली भी घबराहट है। बिहार में ये जिस तरीके की अपने मुंह की खाने जा रहे हैं उसकी घबराहट है, उसमें इनके पास अंतिम अस्त्र बचा हुआ है। आज वहां पर पोलिंग हो रही है, आज वहां पर अंतिम चरण की पोलिंग हो रही है। और इतना ही नहीं, आप उठा करके देखें तो ये किस तरीके से जबरिया लोगों को ब्लैकमेल करके अपने पास लाने की कोशिश करते हैं। हम तो थोड़ा और याद दिलाना चाहेंगे, जैसे अब आप चूंकि ये लोकतांत्रिक मान्यताओं की बात है, मैं ये 2013 भी आप याद कीजिए, जब मोदी जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट इनकी पार्टी के अपना सीने पे चढ़ करके जबरदस्ती अपने आप को कैंडिडेट घोषित करवा दिया, तो क्या हुआ, नीतीश छटक के भाग रहे थे, इनके व्यवहार से, इनकी भूत को देखते हुए भाग रहे थे। लेकिन उनको आतंकित करने के लिए क्या किया था, पटना में ब्लास्ट हुआ, पटना में ब्लास्ट हुआ, उसका तार सीधे जोड़ा गया कि मुख्यमंत्री उसके लिए जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री उसमें शामिल है और ये तो देशद्रोही है। फल ये हुआ कि जबरन नीतीश जी को अपने साथ लाकर के खड़ा कर दिया। तो वही स्थिति आज की तारीख में भी बनने जा रही है। बिहार की स्थिति बहुत ही दुरूह है आज की तारीख में। हालांकि कुछ कहा नहीं जा सकता कौन कब कहाँ क्या पलटी मार जाए, लेकिन फिर भी मानवता की रक्षा के लिए अभी तो जनतांत्रिक पद्धति, कम से कम चुनाव का नाम तो लिया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं
कि यह चुनाव का कोई मतलब नहीं रह गया है। अपना जिस तरीके से घोषणा पत्रों का आज की तारीख में एक कोई मतलब नहीं हो गया है। आज तो क्या ये लोग कर रहे हैं साहब, जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सारी संवैधानिक इनका एकमात्र लक्ष्य है कि सारी संवैधानिक संस्थाओं का इतना क्षरण कर दो, उनके प्रति इतना अपमानित उन्हें कर दो कि जनता का उस पर से विश्वास ही हट जाए। तो जब उस जी पर से जी विश्वास हट जाएगा तो हमें अपनी अराजकता, हमें अपना एकाधिकारवाद, हमें अपना एकात्मवाद स्थापित करने में हमको लाभ मिलेगा। और वही चीजें हो रही हैं। तो चुनाव आयोग को लेकर के जिस तरीके से भाई जनतंत्र को स्थापित करने का सबसे बड़ा माध्यम, सबसे बड़ा टूल, सबसे बड़ा चैंपियन, सबसे बड़ा पंच तो हमारा चुनाव आयोग है। लेकिन अगर चुनाव आयोग ही एकदम से सरेंडर कर जाए और वो बिल्कुल उसके विपरीत काम करना शुरू कर दे तो क्या कहा जाएगा। इतने खुलासे हुए हैं, परत दर परत खोल करके सब बता दिया गया कि तुमने किस किस तरीके से, किस किस स्तर से, कितने तरीके से तुम चुनावों का वोटों की चोरी करवा करके एक ऐसे आदमी को, एक ऐसी पार्टी को, एक ऐसी विचारधारा को तुम स्थापित कर रहे हो जो जनतंत्र के विपरीत है। लेकिन फिर भी जनता लड़ रही है, जूझ रही है। जी, आप अपना कोई और सवाल हो तो सवाल करें। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपने इस भारत और वैश्विक परिदृश्य का जो उल्लेख किया कि लोकतांत्रिक मूल्यों पे जो हमले किए जा रहे हैं, ये जो चुनाव आयोग ने सबसे पहले बिहार में और अब दूसरे राज्यों में मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण का जो ये मामला है, एसआई, और ये भी दरअसल कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों पे हमला है। भाई, जो व्यक्ति इस देश में पैदा हुआ है, आप उसको वोट डालने के अधिकार से वंचित कैसे कर सकते हैं। दरअसल मैं ये ऐसा सोचता हूं कि हिटलर ने तो अपने मनपसंद फांसीवादी नाजीवादी सेना बनाई थी, लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके समर्थन की वो एक सांप्रदायिक 10, 12, 15% लोगों की जनता तैयार करना चाहते हैं। अब उनको अपने मन माफिक जनता चाहिए, और वो लोग जो नरेंद्र मोदी, उनकी फांसीवादी नीतियों, उनकी पूंजीवादी जन विरोधी नीतियों को पसंद नहीं करते, वो उन्हें मतदान के अधिकार से ही वंचित करने की साजिश करना चाहते हैं और उनकी नागरिकता को संकट में डालना चाहते हैं। तो ये जो मतदाता गहन पुनरीक्षण का जो ये मामला है, आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं, और ये जिस तरह से देश के आम आदमी की नागरिकता को संकट में खड़ा किया जा रहा है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी जी देखिए, मतदाता पुनरीक्षण तो अच्छी चीज है, होना चाहिए जी और होता रहा है। जी हमारे जी, वो पहले संविधान भी की होता व्यवस्था है। है। जी क्योंकि जब भी होगा, रोज पर रोज हमारे यहाँ बच्चे पैदा जी होते हैं और जी रोज लोग मरते भी हैं। तो जी जो हमारा मतदाता मर गया या जी, जो बच्चा 18 साल की उम्र का हो गया तो उसको उसका तो जुड़ेगा। स्वाभाविक रूप से मतदान हाँ। मिलना चाहिए। तो जी यह प्रक्रिया तो निरंतर चलती रहती है और जी एक सघन तरीके से एक समय ऐसा आता है, और खास करके चुनाव से पहले उसके तैयारी का यह अंग है कि अपना चुनाव से पहले मतदाता सूची में आप देख लीजिए कि होता है। कौन लोग उस सूची में शामिल हैं जो आज की तारीख में नहीं है, या ऐसे कितने बच्चे आ गए, ऐसे कितने लोग आ गए जो मतदान करने के अधिकारी हो गए लेकिन अभी उनका नाम नहीं जुड़ा है। तो वह तो जोड़ना चाहिए। लेकिन दिक्कत तब होती है जब आपकी मानसिकता किसी दूसरी तरफ जा रही हो और उसमें हम्म। आपकी मानसिकता ये हो गई हो कि यह आदमी तो हमको वोट नहीं देने वाला है, यह आदमी तो फला वैचारिकी का है, यह आदमी तो फला चीज सोच रहा है, तो इसको हम इससे बाहर कर दें। ये गलत चीज है, ये परंपरा गलत है। और यही कहीं, और इसी परंपरा के माध्यम से इन लोगों ने इस चुनाव को एक तरीके से हस्तगत करने की कोशिश की। अब यही जैसे देखिए, आप एसआईआर किए, लेकिन अभी तो जिस तरीके के खुलासे, और सच तो यह है कि भाई चुनाव आयोग के पास तो पूरी मशीनरी है, वो जिस तरीके से मंथन करके चीजों को निकाल सकती है, आनंद तिवारी तो नहीं खोज सकते हैं। आनंद तिवारी को तो अपना नाम भी अगर खोजना होगा तो उनके लिए संकट हो जाएगा, देखना पड़ेगा, किसी की मदद लेनी पड़ेगी। तो
ये जिन लोगों ने, और अभी जिस तरीके से खुलासे हुए हैं कि एक एक माने आपके पास फोटो नहीं है, आपके पास नाम नहीं है, आपके पास लोग नहीं है, आपके पास पता नहीं है। अरे अगर चोरी भी करो और उसमें भी अगर छोटी मोटी चोरी होती है तो आदमी उसको बैलेंस करता है, लेकिन जहां थोक में आप कर रहे हो, ब्राजीलियन मॉडल की फोटो लगा करके आप 22-22 जगह आप उसका वोट डलवा रहे हो, वोट बनवा रहे हो, वोट डलवा रहे हो, एक एक मकान में 500-500 वोटर आप डाल दिए हो, और कितनी बेशर्मी के साथ। अच्छा, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि भाई ठीक है, अपना 22 वोट हो गया तो ये लोग वोट डाले हो, वो तो कहीं एक ही जगह वोट डालेगा। तो अगर एक जगह वोट डालेगा तो आपके पास सब व्यवस्था है, सीसीटीवी फुटेज आप दे दीजिए वहां की, हम जहां के आप मांग रहे हैं, आपके पास तो सब है। लेकिन साहब नहीं, अब उसमें क्या तर्क देंगे, बहन बेटियों की फोटो कैसे दे दे भेज दे। अरे बहन बेटियों के साथ तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, और अब ऐसा आदमी वो करे, तो ये सारी चीजें गलत है। एसआईआर ठीक है, लेकिन उसकी भावना दुरुस्त होनी चाहिए। और इसी हालत में हम कहें कि अब तो स्पष्ट हो गया है कि अभी जैसे हरियाणा का इन्होंने निकाला, माने 12,000 वोटों के अंतर से इनकी पूरी सरकार बन गई, और वहां पर 25 लाख वोट ऐसे हैं जो कि नहीं है, या 25-25 बार हुआ है, ये हुआ है। और अभी जैसे क्या हुआ, अब तो स्पष्ट हो गया कि इनके कुछ कार्यकर्ता वो घूम घूम करके प्रशिक्षित होते हैं, ट्रेंड होते हैं, और उसके लिए चुनाव आयोग की उनको मदद रहती है, अंदर बूथ के अंदर उनको मदद रहती है। एक आदमी जाता है 12-12, 14-14 पर्ची लेके जाता है, और अपना जैसे समय मिलता है खट 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 वोट पढ़ना शुरू हो जाता है। अभी जैसे क्या हुआ, इतना सब होने के बावजूद अभी जो स्पष्ट हुआ, बिहार से इनके पांव खड़ चुके हैं, निश्चित रूप से पकड़े। जनता इनको सुनने नहीं आ रही है, इनके मंत्री लोगों के ऊपर गोबर फेंका जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी खुलेआम आप 6 गाड़ी भर करके, जो कि गस्टेड है, 6 गाड़ी भर करके आप यहाँ हरियाणा से अपने ट्रेंड वर्कर आप, तो आपके पास तो पैसा है, अकूत पैसा आ गया है, आप उसका कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 6 गाड़ी भर करके जो घोषित है कि 6,000 वर्कर आप भेज दिए। अब वो वर्कर 4 तारीख से वहां पहुंच करके घूम घूम के माहौल बना रहा है, और 6 तारीख को वो घूम घूम के कहां कहां वोट दिया है, अब उसकी जांच तो आप ही बताएंगे ना, सीसीटीवी फुटेज आप दीजिए, हम उसको देख के बताएं कहां कैसे। और आज की तारीख में भी निश्चित रूप से वो घूम करके दे रहा होगा। तो एक तरफ तो इतनी अकूत संपदा को आप लेकर के दुनिया पर, और आप उसका हिसाब भी नहीं देंगे। पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया आज की तारीख तक आप उसका हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है। आपके पास अकूत संपदा, हर जिलों में आपके दफ्तर बन गए, आप लोग अय्याशी कर रहे हो, सब कर रहे हो आप उसका। और साहब सबसे बड़ी चीज तो हमको हंसी आई कि भाकपा माले का एक हमारा विद्यार्थी जेएनयू का है, वहां चुनाव लड़ रहा है, उसके यहाँ छापा पड़ गया, बड़ा समाचार निकला, 1.25 लाख रुपए कैश उसके पास। तो हम तो भाई बहुत खुश हुए कि भाई चलो हमारे किसी कामरेड के यहाँ 1.25 लाख मिला तो सही, चाहे साले खुदे रखे हो, लेकिन मिला तो सही। तो ये स्थिति है। ऐसी स्थिति में ये सब चुनाव आयोग का काम है कि आप ये समान रूप से आप लेवल आप प्रदान कीजिए, जो भी आदमी लड़ना चाहता हो कम से कम में लड़ पावे। अब आज की तारीख में तो जिसके पास साधन नहीं है वो आदमी तो पर्चा नहीं भर पाएगा, लड़ने की तो बात ही छुट्टी। इतना महंगा चुनाव इन लोगों ने कर दिया है, और यही कारण होता है कि कम्युनिस्ट लोगों को कोई गंभीरता से लेता है। सब लोग जानते हैं कि ये तो फकीर लोग हैं, फटेचंद लोग हैं, इनके पास पैसा वैसा तो कुछ मिलेगा नहीं खाने पीने के लिए। तो ऐसी हालत में अगर अलायंस हो भी जाता है, या इनको अलायंस में लेते समय भी तमाम सारे लोग मतलब ये कहते हैं अरे भाई तो सर्व कार्यकर्ता इसके साथ लगभग नहीं करेंगे, क्या होगा कैसे होगा। तो ये प्रक्रिया गलत है, इसकी समान व्यवस्था करनी चाहिए। इसीलिए बार बार मांग की जाती है कि यह चुनाव आयोग का काम है कि चुनाव में सबकी सहभागिता हो, सब लोग समान रूप से पार्टिसिपेट कर सकें, जो भी लड़ना चाहे वो वहां लड़े। अभी हम आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण बताते हैं। बनारस से मोदी जी लड़ते हैं, और वहां लोग पर्चा न दाखिल कर पावे, जेन्युइन लोग भी पर्चा न दाखिल कर पावे, इसके लिए सट्टी से हायर करके 200-300 लोगों के उम्मीदवारों की लाइन लगा दी जाती है। अब ये आता है कि अब अगर आनंद तिवारी को पर्चा भरना है तो उनसे कहा जाएगा जाइए आप 250 लोगों के पीछे आप खड़े होइए, जब ये 250 लोगों का रेला खत्म हो जाएगा तब आपका लिया जाएगा। तो आनंद तिवारी कैसे पर्चा भरेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो ये जो समान इसमें फिलहाल
ये सारी संवैधानिक संस्थाओं का जैसे इन्होंने क्षरण करके, और खास करके अब तो हद हो गई है, जनतांत्रिक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जो चैंपियन है, जिसके हिस्से जो पंच है, जिसके हिस्से रखा गया है, वो बिल्कुल एक तरफा हो गया है और बेईमानी पर आमादा हो गया है। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि निर्वाचन आयुक्तों का अभी तो संकोच में, अब तो खुलेआम लोग नाम लेना शुरू कर दिए, निर्वाचन आयोग पर पोस्टर चिपकना शुरू हुआ, और वो कोई संगठित लोग नहीं कर रहे हैं, असंगठित सामान्य जनता जाकर के वहां पोस्टर चिपका रही है, उनको गालियां दे रही है, उनके ऊपर थू थू कर रही है। तो इस तरीके की चीजें कहीं ना कहीं से क्षरण करने, लेकिन इसी में से उम्मीद बनती भी है। हमारे यहाँ इतनी मजबूत हमारी जनतांत्रिक प्रक्रिया है, या दुनिया के पैमाने पर जनतंत्र ही एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसी व्यवस्था है जो सही माने में मानवता के विकास के लिए, मानवता के उद्धार के लिए और सामूहिक विकास के लिए, सम्मिलित तरीके से अपना विकास के लिए उपयुक्त व्यवस्था है। इसलिए इसको तो रहना ही पड़ेगा, रहेगा ही। ठीक है, आधी तूफान आता रहता है अपना बीच बीच में। जी, आपने जो बात करी, मैं इसी तारतम्य में आपको मैं कहना चाहूंगा कि जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है, उन राज्यों की सरकारों ने अपने शासकीय कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाने की छूट दी है। मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, तो ये आरएसएस की शाखाओं में जाने वाले शासकीय कर्मचारी इस निर्वाचन प्रक्रिया में भी होते हैं शामिल, मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण की प्रक्रिया में भी होते हैं शामिल। तो वो आरएसएस के एजेंडे के तहत मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों, वंचितों, अल्पसंख्यकों के नाम काटे जाने की साजिश की जा रही है। ये लोकतांत्रिक मूल्यों पे हमला है। और इसके पहले ये इन्होंने क्या किया कि पहले भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की जो पैनल बनती थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल होती थी, सीजेआई भी शामिल होते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने संविधान संशोधन करके उस निर्वाचन प्रक्रिया से उनको हटा दिया। अब जो 3 लोगों की पैनल होती है, इसमें एक इनका प्राइम मिनिस्टर, एक उनके केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य और एक विपक्ष का नेता होता है। तो अब 2-1 की मेजॉरिटी से जो भी श्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं, वो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन जाता है। तो ये जो लोकतांत्रिक मूल्यों पे हमला करने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार भारत में जिस तरह से संवैधानिक संशोधन करके जो ये हमला कर रही है, ये भी बहुत चिंताजनक स्थिति है। अब सवाल ये है कि ऐसे में जनता क्या करे? वोट डालने के वक्त आपने जैसा कहा कि जब जब भारत में कोई मुख्य चुनाव होता है, विधानसभा का, लोकसभा का, तब तक कोई बहुत बड़ा हादसा होता है। ये हम पिछले 10 साल में देखते आए। आपने बिल्कुल ठीक है रेखांकित किया। ये चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। इनको अपने नागरिकों के जीवन की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। इनको अपने देश के सैनिकों की चिंता नहीं है। ये अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए 40-40 सैनिकों को शहीद भी करवा देते हैं। अब सवाल ये है, ये जो लोकतांत्रिक मूल्यों पे हमला हो रहा है, लेकिन ये एकजुटता इसके खिलाफ थोड़ी कम है। अभी और ज्यादा एकजुटता की आवश्यकता है। लेकिन ये दुख की बात है कि इस एकजुटता की अभिव्यक्ति में कुछ प्रमुख विपक्षी दलों के राजनीतिक संकीर्णताएं हो जाती हैं शामिल। और दूसरा, ये जो धर्म का उन्माद है, ये जो जातिवाद है, ये सारी चीजें भी लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए अपनी पक्षधरता की एकजुटता में बाधक बनती हैं। तो एक समाजवादी चिंतक होने के नाते आप क्या सोचते हैं कि इस एकजुटता को और ज्यादा मजबूत करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? जी। जी देखिए, यह तो एक मानव सिद्धांत है, मानव विज्ञान है जी। कि आदमी मूल रूप से स्वार्थी होता है, जी। महत्वाकांक्षी होता है, और इन्हीं चीज़ों का लाभ उठाते हैं ये इस तरीके के लोग जो है दक्षिणपंथी।
और ये सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाले लोग हमारे अंदर से महत्वाकांक्षाओं को हवा दे करके, हमारी व्यक्तिगत आकांक्षाओं को हवा दे करके हमें दिग्भ्रमित करते हैं, तोड़ते हैं। तो तात्कालिक रूप से तो जो भी आदमी जाता है उसको तात्कालिक रूप से थोड़ा लाभ मिल जाता है। तो ये यह भी मानव स्वभाव रहता है कि अभी फिलहाल तो लो, फिर कल क्या होगा देखा जाएगा, कल क्या होगा क्या नहीं होगा। फल क्या है, आप जो प्रभावित करने की आप बात किए, अभी बिहार का चुनाव हो रहा है, इतनी तूतू मैदान, माने इतनी भद्द इसकी पिट रही है महाराष्ट्र को लेकर के, कर्नाटक को लेकर के, हरियाणा को लेकर के, दिल्ली को लेकर के, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार में इन लोगों ने कर्मचारियों को हायर किया है, बाहर से कर्मचारियों को हायर किया है। वहां एक स्लोगन चल पड़ा है कि बिहार बिहारियों के लिए, माने बिहार के लोग, अब बिहार के लोग के अफसर, बिहार की पुलिस इतनी अक्षम हो गई है कि वहां चुनाव नहीं करा पाएगी। बाहर से अधिकारी मंगाए जा रहे हैं, बाहर से फोर्स मंगाई जा रही है, और बाहर से फोर्स कहां से मंगाई जा रही है? जो बिहार के बगल के लोग हैं, तेलंगाना है, आपका कर्नाटक है, आपका तमिलनाडु है, वहां से नहीं मंगाई जाएगी, मंगाई जाएगी गुजरात से, मंगाई जाएगी उत्तर प्रदेश से, मंगाई जाएगी असम से, मंगाई जाएगी वहां, माने जहां जहां से। और उन कर्मचारियों में भी छांट छांट के जो इनके प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं, उन्हीं लोगों को बुला करके वहां अपॉइंट किया जा रहा है। फल क्या है, ये तो सीधा सीधा डकैती की पूरी व्यवस्था है। और वो बताएंगे भी नहीं कि भाई आपका आधार क्या है। आप अगर किसी को बुला रहे हैं तो उसको बुलाने का आपका आधार क्या है। जिस प्रांत का चुनाव हो रहा है उसी प्रांत के अधिकारी मुख्य रूप से उसमें लगने चाहिए, लेकिन उस प्रांत के अपना में भी आप छांट करके अधिकारी लगा रहे हो, कर्मचारी लगा रहे हो। और अब तो एकदम से तुम नकार दिए हो, क्योंकि जैसे तुमको पता चला कि बिहार सरकार के कर्मचारी भी तुम्हारे साथ नहीं खड़े हैं, तो अब तुम बिल्कुल बाहर से आयातित कर रहे हो। और खास करके गुजरात से आप अधिकारी मंगा रहे हो, गुजरात से आप फोर्स मंगा रहे हो, गुजरात से आप, माने जहां जहां कहीं भी इनके प्रतिबद्ध कैडर लोग हैं वहां से आप, और जहां कहीं के भी इनके प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं तो वोट डलवाने के लिए भी, और उस चुनावी पीठ पर भी हर जगह से आप अपने लोगों को बैठा करके। तो अब तो केवल एक ही बात बच गई है, हम तो बार बार कहते हैं कि निर्वाचन आयोग तो है भाई, अच्छा फिर उसके बाद आपने वहां कानूनों में ऐसा संशोधन कर दिया कि ये आयोग के ऊपर ये कोई मुकदमा नहीं चलेगा, उसके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं होगा। तो अब तो वो जो पराकाष्ठा का कर सकता है कि सीधे अपने यहाँ से अपना नियुक्ति पत्र अपना टाइप करा करके और वहीं से सीधे घोषित कर दे चुनाव में भी। और एक समय ऐसी स्थिति आएगी, अगर अगर सुधार नहीं हुआ तो यही स्थिति आएगी कि फिर कह दिया है चुनाव में तो बड़ा पैसा लगता है, बड़ा धांधली, सब ब्लैक मनी सब इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, और तमाम बाहर से आता है। और बताइए माले के पास भी छापा पड़ा तो उनके यहाँ भी धनंजय के यहाँ, धनंजय बेचारा अभी विद्यार्थी आदमी है, व्यक्तिगत रूप से विद्यार्थी है, वो अभी जेएनयू का अपना छात्र संघ हुआ करता था, छात्र संघ अध्यक्ष हुआ करता था उसके यहाँ से। तो और उसके 1.25 लाख को ऐसा हाईलाइट किया गया जैसे न जाने कहां से कितना पैसा आ गया। और तो ये सारी चीजें, ये सब यही माध्यम है जो कि इससे जनता को, और जनता के बीच भी अब वो चेतना जागृत हो रही है। अब क्या हुआ था, जिस दिन चुनाव घोषित होना है, हर चीज जब इनको ओके हो जाएगा उसके ठीक एक दिन पहले 10-10 हजार रुपया आप 76 लाख महिलाओं के खाते में आप भेज करके फिर आप कर रहे हो। ये सब क्या है, ये तो खुलेआम धांधली है, खुलेआम भ्रष्टाचार है। हमको याद है एक जमाना था कि इंदिरा गांधी के वो जो यशपाल थे उनके प्राइवेट अपना सेक्रेटरी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, स्वीकार खाली तत्काल उस समय नहीं हुआ था, और उस पर उनकी पूरा चुनाव उनको जो रद्द कर दिया गया। और क्या हो गया इतना, और आज की तारीख में भी उनको पूरा काला दिन और काला युग और काला काला क्या क्या करके घोषित किया जाता है। और यहाँ जो तुम खुलेआम पकड़ी गई है तुम्हारी चोरी, सब लोग, हम लोगों ने जितनी भी व्यवस्था हुआ है उस तरीके से हम लोगों ने विश्लेषण कर करके दे दिया। तुम दे नहीं रहे हो, इतना बड़ा लबादा दे दोगे वोटर लिस्ट का। अरे अब तो डिजिटल युग है, डिजिटल आप दे दीजिए, हम आपको खुद बना करके हम आपको दे देंगे कि आप कहाँ कहाँ गड़बड़ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। लेकिन नहीं साहब, वो भी नहीं देंगे। तो निश्चित रूप से इनकी मंशा यही है कि जनतंत्र को किस तरीके से अगवा कर लिया जाए, और जनतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से अपने आप को दिखाते हुए कि हम कितने बड़े जनतांत्रिक हैं, और आप जनतंत्र का हनन कर रहे हो, जनतंत्र का हरण कर रहे हो। ये सारी चीजें गलत हैं। लेकिन
अब जनता फिलहाल तो जैसी स्थिति आ रही है, जैसा दिखाई पड़ रहा है बिहार में, कि सबके बावजूद निश्चित रूप से वहां लाखों लाख वोटों की हेराफेरी हुई है, या यूं कहें कि करोड़ के आसपास पहुंच रहा होगा वोटों की हेराफेरी। ये लोग अपने ये मतदाता सूची के माध्यम से, और अभी क्या हुआ, माने इनका मंत्री खुलेआम कह रहा है किसी को जाने मत दो, सबको घेर लो घर में ही, और केवल उसी को करो जो आदमी गिड़गिड़ाए वोट डालने के, नहीं हम जरूर वोट डालेंगे, तो आप उनको पकड़ के ले जाइए अपने साथ, अपने सामने वोट डलवाइए, फिर ले जाकर के उनको अपने घर। तो इस तरीके की बात, जहां एक समय वो स्थिति थी और उसको आज तक गाया जाता है, और आज यहाँ ये स्थिति है कि आप मतदाताओं को आप बंधक बनाने की खुलेआम बात कर रहे हो, और उस पर निर्वाचन आयोग कहीं कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, कहीं कोई बात नहीं हो रही है। तुमको परत दर परत निचोड़ करके बता दिया गया, उसके बाद भी तुम उसको बताने के लिए तैयार नहीं हो, सामने नहीं आ रहे हो। तो ये तो इसी तरीके से लोकतांत्रिक क्षरण होता, और यही कारण है कि न्यूयॉर्क के छोटे से एक मेयर के चुनाव में वहां का राष्ट्रपति इन्वॉल्व हो गया और तरह तरह से धमकियां दिया कि हम इसका फेडरल फंड रोक देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति का अपना मतलब बनता है, अमेरिका का राष्ट्रपति एक मेयर के लिए इस तरीके की हरकत करता है, सारी व्यवस्थाओं को तोड़ करके बात करता है, तो निश्चित रूप से जागरण तो हो रहा है, दुनिया के पैमाने पर हो रहा है। अब वो आगे व्यापक रूप से वैश्विक नेतृत्व में अब वो कैसे उभर के आ पाएगा, निश्चित रूप से भारत की भी उसमें एक बड़ी भूमिका होगी। लेकिन आज की तारीख में भारत भी अपनी भूमिका खो दिया है। जिस तरीके से गाजा में मानवता का दहन हुआ, और हम अपनी विदेश नीति, आज की तारीख में भी हमारी विदेश नीति तो वही चल रही है, जब तक जो चीज बनी हुई है, जब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो जाता, संसद के सामने नहीं आ जाता, तब तो वही माना जाए। लेकिन वह जो गुटनिरपेक्ष नीति थी या फिलिस्तीन के प्रति जो हमारी नीति थी, उस पर हम चल तो नहीं रहे हैं, जो चीजें बनी हुई थी। तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं लोकतंत्र को हनन करने की, अलोकतांत्रिक प्रक्रिया, अमानवीयता की के पराकाष्ठा की ओर जाने की बात है। लेकिन अब देखिए स्थिति तो जागृत हो रही है, और निश्चित रूप से भारत की उसमें एक बड़ी भूमिका होगी। अब देखिए वो उस भूमिका में हमारा देश कब आ पाता है, हम तो केवल शुभकामना और इच्छा ही व्यक्त कर सकते हैं। नहीं, आपने बिल्कुल आपने ठीक कहा कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों पे जो हमले किए जा रहे हैं, उन हमलों का प्रतिरोध भी जो चिंतक हैं, बुद्धिजीवी हैं, समझदार लोग हैं और लोकतांत्रिक ताकतें हैं, वो निश्चित रूप से प्रतिरोध कर रहे हैं और वो एकजुट भी हैं। लेकिन उस एकजुटता को और ज्यादा प्रभावी और मजबूत बनाना ये हम सब के लिए भी आवश्यक है। यदि इस एकजुटता को आज मजबूत ना किया गया तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी कि जब भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार भारत के संविधान, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमले कर रही थी, तब उस समय देश की लोकतांत्रिक, समाजवादी, प्रगतिशील, वामपंथी ताकतों ने क्या किया, यह हमारे सामने चैलेंज है और इस चैलेंज को पूरा करने की कोशिश हम सबकी एकजुटता से ही हो सकती है। और आज श्री डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, जो आज आपसे महत्वपूर्ण बातचीत हुई, ये बातचीत निश्चित रूप से इस एकजुटता को और ज्यादा प्रभावी और ज्यादा मजबूत बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो पाएगी। आपको तहे दिल से शुक्रिया, और हम सब लोग निश्चित रूप से भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए जनता को लामबंद कर पाएंगे। आपको क्रांतिकारी अभिवादन, आपको लाल सलाम कहता हूं, और लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले इस जन आंदोलन में सभी साथियों को लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे और जीतेंगे। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम।